हेलो एवरीवन, मैं वेदांशिका। आप देख रहे हैं वेदांशिका चैनल। तो नाउ दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 3, जो है हिमालय की बेटियां। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ करेंगे, फिर हम उसकी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, पहला शब्द है संभ्रांत अर्थात कुलीन या शिष्ट, भावभंगी अर्थात विभिन्न स्वरूप, कौतूहल अर्थात जिज्ञासा, विस्मय अर्थात हैरानी, अतृप्त अर्थात संतुष्ट न होना, बंधुर अर्थात गहरी या बंधी हुई, अधित्यकाय अर्थात गुफाएं, सरसब्ज अर्थात सरसब्ज, उपत्यकाय अर्थात हरी भरी घाटियाँ, सिर धुनना अर्थात पछताना, प्रवाहित अर्थात बहना, श्रेय अर्थात अच्छा, आकर्षक अर्थात अपनी ओर खींचने वाला, लुभावना अर्थात मन को भाने वाला, झिझक अर्थात शर्म, प्रतिदान अर्थात लौटाना, प्रेयसी अर्थात प्रेमिका, सचेतन अर्थात सजीव, समतल अर्थात बराबर स्थल का, लोकमाता अर्थात कल्याणकारी, उच्चट अर्थात उदास, अचरज अर्थात हैरानी में डाल देना, मुदित अर्थात मोह लेना। आगे है खुमारी अर्थात आलस्य, नटी अर्थात नर्तकी, पट अर्थात पर्दा, अनुपम अर्थात जिसकी उपमा न दी जा सकी। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। अब आगे अभ्यास देखते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है। क्योंकि आपने सुना होगा कि आपकी नानी कहती होगी कि गंगा माँ को ये प्रसाद चढ़ा देना, ये दीपक जला के वो कर देना, है ना। तो नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों से देखते हैं। ओके, ये और है और तो लेखक ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। जैसे इस प्रश्न का मतलब है कि नदियों को माँ जो है वो एक परंपरा है, वो बहुत पुरानी परंपरा है कहने की। लेकिन जो लेखक है नागार्जुन, उन्होंने इनको माँ की बजाय किसी और रूप में देखा है। तो आप बता सकते हैं कि किन किन रूप में देखा है। तो उत्तर है कि लेखक ने उन्हें बेटियों के रूप में, प्रेयसी के रूप में, प्रेयसी का मतलब होता है प्रेमिका, वह बहन के रूप में भी देखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है। तो उत्तर है, ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय की पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई है। इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। उत्तर, नदियाँ हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती है। ये युगों युगों से पूजनीय व मनुष्य हितु कल्याणकारी रही है। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव ने आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, मानव ही नहीं अपितु पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि के लिए जल बहुत जरूरी है, इसलिए इन्हें लोक माता कहा गया है।
तो इस प्रश्न का धीरे 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 कि काका कालेकर ने जो है नदियों को लोक माता क्यों कहा है? तो उत्तर यह है कि उत्तर का अर्थात है कि वो उनका लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि जो नदियां हैं वो जल को प्रदान करती है, यानी कि वो जल देती है, जिससे मतलब वो एक तरीके से जीवन दान है, क्योंकि कोई भी पानी के बिना नहीं रह सकता। तो युगों युगों से यह बात चली आ रही है कि जो मनुष्य है उनको जो है जल की बहुत आवश्यकता है, और जो नदियां हैं वो माता है। तो युगों युगों से बात चली आ रही है। तो इनका जल भूमि जो है, हमारे जो जीवन है उसमें जो इनका जो जल है, यानी कि नदी का जो जल है वो हमारे जीवन में बहुत एक विशेष भूमिका निभाता है ना। चाहे मानव ने जैसे बिजली के मदद से अपने जल को लिया है, जल को लिया है नदी के। मानव को ही जल नहीं चाहिए, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग्स को ही वाटर नहीं चाहिए, पशु पक्षी को भी चाहिए, पेड़ पौधों को भी चाहिए, और भी को भी चाहिए। इसलिए जल बहुत ज़रूरी है। और ये जल कहाँ से मिलता है? या तो नदी से या झरने से, और झरना भी आगे चलकर नदी ही बनता है। ओके। और जो आप कह रहे हो, अगर आप कहोगे कि मैम, आप ऐसे कहोगे कि मैम वेल से भी तो मिलता है, यानी कि कुएं से भी तो मिलता है ना, हैंडपम्प से भी तो मिलता है। तो हैंडपम्प और कुएं से कहाँ से आता है? नदी से ही तो आता है ना। तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम नदी पर डिपेंड है ना। इसलिए नदियों को माता का है। और लोक माता क्यों का है? क्योंकि वह मानव ही नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि का मतलब है एक्सेट्रा को भी जल पहुंचाती है, या फिर वो जल बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए भी। इसलिए लोक माता का है, यानी कि पूरे संसार की माता कौन? नदी। ओके, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे है 4th क्वेश्चन है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उत्तर, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, झरनों, हिमालय की बर्फीली चोटियों, गगनचुंबी पर्वतों और विशाल मैदानों, सागरों तथा महासागरों की भूरी प्रशंसा की है। तो भूरी का अर्थात क्या है? भूरी का अर्थात है कि अधिक से अधिक। क्या अर्थात है? अधिक से अधिक। ओके, अधिक से अधिक यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की है। किन किन की? झरनों की, हिमालय के बर्फीलों चोटियों की, गगनचुंबी पर्वतों की, विशाल मैदानों, सागरों की तथा महासागरों की। महासागर का मतलब होता है जैसे अपना इंडियन ओशन होगा, पैसिफिक ओशन होगा। ओके, इनकी उन्होंने अधिक से अधिक प्रशंसा की है। ओके, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन है, यह लेख 1 मिनट। ओके, यह लेख 1947 में लिखा गया है। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? कौन सा लेख? आप सोचोगे कौन सा लेख? ये लेख, ये जो आपने जो कहानी पढ़ी है ना, ये लेख 1947 से लिखा गया है। तो इसका उत्तर है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अब अपनी पवित्रता और मूल रूप से प्रदूषित के कारण खो चुकी है। नदियाँ जब शहरों के मैदानी क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों से ज़रूरती है, तब वह पूरी तरह से दूषित हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि
ये लेख जब से ये लेख लिखा गया है, उस लेख के लिखने के बाद से ही जब हिमालय से जब हिमालय की जो बर्फ़ होती है ना, वो पिघल जाती है तो वो पानी में बदल जाती है। जब वो बदल जाती है तो वो नीचे गिरती है झरने के रूप में और वो नदी में आ जाती है। तो जब वो गिरती है तो वो अपने साथ जो शहर में पॉल्यूशन आता है तब वो दूषित हो जाती है, यानी कि वो गंदी हो जाती है। पॉल्यूशन आता है, गंदी गंदी गैसेस आती है। गंदी गैसेस मतलब जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं, है ना, वो वाली गैसेस जब उसमें आ जाती है तो वो पीने के लायक ही नहीं रहता वो पानी। हम बीमार पड़ जाएंगे उस पानी को पी के। इसलिए आरओ बना दिए ताकि वो जो है वो हट जाए उसके अंदर से। ओके, इसीलिए कहते हैं कि जब आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की या फिर कार वगैरह की, बाइक की जब भी ज़रूरत हो तभी उसको स्टार्ट करो, अदरवाइज़ आप क्यों स्टार्ट करो। जैसे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, ठीक है, अब आपको पता है कि अब अपन को इतने से इतनी देर तक रुकना पड़ेगा, तो आप तब तक बंद कर दो। इतना तो पॉल्यूशन कम से कम होगा, है ना। इसलिए वो दूषित हो जाती है और हमारे पानी पीने के लायक वो नहीं रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। तो उत्तर है, हिमालय ने देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। आज भी हिमालय पर भगवान शिव का वास स्थान के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब है, इस उत्तर का मतलब है कि इस क्वेश्चन का मतलब है कि अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। मतलब हिमालय एक देव की आत्मा है, उसके अंदर ऐसा क्यों कहा है। तो उत्तर है कि इसलिए कहा है क्योंकि हिमालय में जो देवता है वो रहते हैं, हिमालय के अंदर देवता रहते हैं, इसलिए देवात्मा का है। और आपने सुना भी होगा कि हिमालय के ऊपर शिव विराजमान होते हैं, इसलिए देवात्मा का है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है अपनी भाषा की बात। भाषा की बात जो है उसमें है टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। सॉरी 6 नहीं है, 5 क्वेश्चंस हैं। नहीं 6 ही है, 6 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की है, जैसे ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण, संभ्रांत, डरी हुई या घबराई हुई महिला की तरह प्रतीत होती है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि अपनी बात, लेखक जो अपनी बात कह रहे हैं, बात कहते हैं, तब उन्होंने कुछ समानताएं को बताया है, कुछ उन्होंने सिमिलैरिटी बताई है ना। तो ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। जब वो किसी का अर्थ बता रहे हैं तो वो किसी की सिमिलैरिटी बता रहे हैं, है ना। तो फिर वो कह रहे हैं कि तो उसका जब अपन अर्थ बता रहे हैं तो और है ना अच्छे से बताया जाता है। ठीक है, जैसे कि वो बता रहे हैं कि संभ्रांत का मतलब है डरी हुई या घबराई हुई महिला की तरह प्रतीत होती है। कौन? नदी। ओके, तो उत्तर है कि दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। तो इसमें एक मिनट, खिलौने वाला सागर की हिलोर की तरह लहराता हुआ आगे बढ़ जाता है। ओके, तो यानी कि जब अपन किसी की समानता बताते हैं, जैसे संभ्रांत महिला की तरह, ठीक है, शाप भ्रष्ट देवी की तरह, है ना, या फिर सागर की हिलोर की तरह, सोने के सजीव बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने की तरह, है ना। और भी हो सकते हैं, जैसे उसकी आंखें हिरणी की तरह हैं, उसकी लंबाई खंबे की तरह है ना। तो ऐसे अपन को कुछ वाक्य बनाने। इसमें एक उदाहरण दिया है, जैसे संभ्रांत महिला की तरह प्रतीत होती है। कौन?
नदी। ठीक है, तो उत्तर में मतलब अपन 3 वाक्य बनाए हैं कि दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। कैसी देवी सी लगी? शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। खिलौने वाला सागर की हिलोर की तरह लहराता हुआ आगे बढ़ जाता है। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। ओके, तो ये जो है ये ऐसे में अर्थ बताना अच्छा हो जाता है, यानी कि सरल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती है। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। इस प्रश्न का अर्थ है कि जब अपन कोई निर्जीव वस्तु का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग को, जब अपन उसको लिविंग थिंग का नाम दे देते हैं, जब हम उसको लिविंग थिंग का नाम दे देते हैं तब ऐसा लगता है कि वो जीवित हो उठती है। जैसे कि इस पाठ में दिया गया है कि नदियों को लोक माता कहते हैं। तो जब हमने उनको कोई लिविंग का नाम दे दिया लोक माता, ऐसा लगता है कि वो जिंदा हो चुकी है, नदियाँ जिंदा हो चुकी हैं। ठीक है, अब अपन को ऐसे कुछ वाक्य बनाने हैं। तो पहला वाक्य, संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती है। ओके, आगे है बूढ़ा हिमालय अब इनकी नटखट बेटियों के लिए इतना सिर धुनता है। ओके, तो इसमें जो है एक लिविंग का नाम दे दिया, जैसे नदी का नाम दे दिया है नटखट बेटी, हिमालय जैसे पिता है ना। तो ये थर्ड है, हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों में के सामने नाचने लगती है। तो इसमें भी देखें कि हिमालय की कैसी बेटी, मतलब हिमालय की बेटी, सभी बेटी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। आगे है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये मैच है। नीचे दी गए विशेषण और विशेष्य संज्ञा का मिलन कीजिए। मतलब हमें विशेषण से विशेष्य को मैच करना है। संभ्रांत, कैसी संभ्रांत, कौन संभ्रांत, महिला संभ्रांत। ठीक है, ये मैंने ये मतलब आंसर्स लिखे हुए हैं, ये आंसर्स लिखे हुए हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये है संभ्रांत के आगे, यानी कि संभ्रांत क्या, महिला। चंचल नदियाँ, समतल मैदान, घना जंगल, मूसलाधार वर्षा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है समास लिखिए। तो समास मैंने आपको बताया था कि समास आपको याद करने हैं। ठीक है, तो समास अपन को लिखने हैं। उत्तर में जैसे है छोटी बड़ी, तो छोटी बड़ी कैसा समास है, द्वंद्व समास है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अपोजिट वाले जो होते हैं और जब उनके बीच में योजक चिन्ह लग जाता है तब वो द्वंद्व समास हो जाता है। तो उसको कैसे लिखेंगे, छोटी और बड़ी। ठीक है, तो छोटी बड़ी कैसा समास है, द्वंद्व समास। भाव भंगी कैसा समास है, कर्मधारण्य समास। माँ बाप कैसा समास है, द्वंद्व समास, क्योंकि माँ और बाप अपोजिट है और बीच में योजक चिन्ह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, नदी को उल्टा देखने से दीन होता है जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे लिखिए। इस प्रश्न का अर्थ है कि जब अपन नदी को उल्टा देखने से, नदी को उल्टा देखने, यानी कि जब अपन नदी को उल्टा देखें, ये नदी को मतलब नदी वर्ड को, ये जो वर्ड है ना नदी, अगर अपन उसको देखें तो जाएगा दीन, अगर अपन उसका उल्टा देखें। ठीक है,
तो अपन को ऐसी वर्ड ऐसी लिखने हैं जिनका उल्टा कर दे और उनका कुछ और अर्थ निकल जाए। जैसे याद को अपन उल्टा कर दें, उल्टा कर दो, पहले द फिर या, क्या हो गया दया। दया तारक मेहता वाली दया नहीं, दया का मतलब दया करना है ना। मरा पहले रा फिर म, तो क्या होगा राम। उल्टा कर दो शब्द को, ठीक है, पीछे वाला आगे कर दो, आगे वाला पीछे कर दो, ठीक है। तो मरा का दूसरा अर्थ हो गया राम उल्टा करने के बाद। भला अगर अपन इसको उल्टा कर देंगे, पहले ला फिर भ, क्या हो गया लाभ। राही, ही पहले फिर रा, तो यानी कि हीरा हो गया। फिर नशा यानी कि पहले शा कर दो फिर न कर दो, यानी कि शान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन। समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप है, जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा अर्थ है वेवृत्ति, ठीक है। बेत है, नीचे दी गए शब्दों को ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। यानी कि इन नामों को हम दूसरे नाम से कैसे पुकारें, ठीक है। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको हम दूसरे नाम से कैसे पुकारें, लेकिन अर्थ है कि इस जैसे पर्यायवाची, इसका पर्यायवाची अपन को लिखना है। तो सतलुज है, हमें किन किन का पर्यायवाची लिखना है, शब्द पढ़ देती हूँ। सतलुज, विपाशी, झेलम, चिनाब, अजमेर, बनारस, वित्स्ता और रूपपुर। ओके, तो सतलुज का अपन सतलुज का दूसरा नाम है शतद्रुम। ओके, झेलम का दूसरा नाम है वित्स्ता। ओके, रोपड़ का दूसरा नाम है रूपपुर, अजमेर का दूसरा नाम है अजमेरू, बनारस का दूसरा नाम है वाराणसी और चिनाब का दूसरा नाम है विपाशा। तो हम इनको दूसरे नाम से पुकार सकते हैं, यानी कि हम इनको इन नाम से भी पुकार सकते हैं। ओके, सो ये था चैप्टर नंबर 3 हिमालय की बेटियाँ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 4 जो है कठपुतली। ओके, कठपुतली अपन कर लेंगे, छोटा सा चैप्टर है, हो जाएगा आराम से। फिर है 5 चैप्टर मिठाई वाला। और हाँ, एक बात और, आप इन सब के लेखक भी याद कर लेना, ओके, क्योंकि एग्ज़ाम्स में लेखक बहुत पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल वेदांशिका को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ज़रूर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।